हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम कुछ एक न्यू स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं। उन स्कीम को भी हम इसी यूट्यूब चैनल पे और जो हमारे इंस्टाग्राम चैनल है उस पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम अवेयर हो सके कि जो स्कीम्स है, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जो हमारे सोसाइटी में हमारे वेलफेयर के लिए लाया जाता है, बट हम उस स्कीम का जो है ना फ़ायदा ले नहीं पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता है। पता होता है, उसके बारे में अवेयरनेस होता है, तो फिर इसमें इनरोल कैसे करना है, उनकी प्रोसेसेस क्या है, सभी चीज़ों को जो है समझेंगे एक एक करके। अभी जैसे हमारे पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, या फिर आपका अटल पेंशन योजना है, गृह आवास, जो भी आवास योजना है, सारी योजनाओं को हम एक एक करके समझेंगे। अभी जो आज के वीडियो में समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके साथ ही एक और योजना साथ में इंट्रोड्यूस किया गया था 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोलकाता में। दोनों योजना एक ही डे पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आज हम अभी इस वीडियो में समझेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, हम शुरू करते हैं, समझते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या। सबसे पहले तो हम जान चुके हैं कि ये जो है 9 मई 2015 को कलकत्ता में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। जिसकी शुरुआत, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसकी शुरुआत क्यों की गई। देखो, हमने जितने भी आज तक मैंने वीडियो अपलोड किया या फिर जो भी वीडियो मैं आगे भी बनाऊंगा, हर वीडियो में मैं एक बात जरूर बोलता हूँ, कोई भी काम करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। आप इस वीडियो को अगर देखोगे, आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो, आपका एक ऑब्जेक्टिव है आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सको। आप पैसा अर्न कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव है फैमिली को सही से रख सको, सेटल कर, अपने लाइफ को सेटल कर सको। हर एक काम करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपका जो भी काम है ना वो बिल्कुल व्यर्थ माना जाता है। उसका किसी भी तरीके का जो है ना प्रॉफिट आपको, बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऑब्जेक्टिव का आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके एक पाथ नहीं होता। तो इस पाथ के साथ अगर आप चलेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी जो है अपने मंजिल तक, अपने जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो सिमिलर यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव रहा होगा इस स्कीम को लाने के लिए। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था ये था, जो हमारे लोअर इनकम फैमिली है, जो हमारे सोसाइटी में ऐसी फैमिली है जिनकी इनकम काफ़ी कम है, वो भी अपने लाइफ में या फिर अपने मिसहैपनिंग के बाद उनकी फैमिली की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए लाया गया था। क्योंकि हम मार्केट में देख सकते हैं बहुत सारे स्कीम्स हैं। जैसे कि हम अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस को इनरोल करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे बैंक के पास या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास और आप बोलेंगे मुझे टर्म इंश्योरेंस में इनरोल करना है और आपको वो दे देंगे। हाँ, आप लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कंप्लीट करके अगर आप अमाउंट पे करते हैं आपको मिल जाता है। बट टर्म इंश्योरेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है। वो बात अलग है कि मार्केट में भी इतनी स्कीम्स है कि एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया गया है। अगर आप एक छोटा सा क्लिप है, इसको आई थिंक IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा ही स्पॉन्सर किया गया है, जिसका नाम है वन इडियट। अगर आप वो देखते हैं तो उसमें आप समझ पाएंगे कि जो इंश्योरेंस है और जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया जा रहा है और मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लान को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वो सारी बातें अलग है। अभी हम यहाँ पे बस ये समझ रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपके जीते जी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, आप बस इसका प्रीमियम पे करते रहते हैं। आपके बाद जो आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट थी ना, उनको इनका बेनिफिट मिलता है। और जो आपके कुछ कॉर्पस होते हैं, जो आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बताया जाता है, वो पैसा आपकी फैमिली मेंबर को दिया जाता है जिससे जो उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट हो सके। सिमिलर यहाँ पे भी यही किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कैपिंग नहीं दिया गया है कि आपकी मिनिमम इतनी इनकम होगी तभी हम आपको जो है इस तरीके का सिक्योरिटी दे पाएंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये योजना उनके लिए लाया गया था जिनकी जो इनकम है वो काफ़ी कम है। तो बताया गया इस योजना में कि जिनकी भी मिनिमम जो एज है वो 18 से लेकर अगर 50 ईयर के हैं तो इस स्कीम के अंदर वो इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करने के लिए भी ऐसा बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है कि आपको किसी से डॉक्यूमेंट के लिए पहले पता करना पड़े, आपको कहीं जाकर इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट लेनी पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजिली इन्हें हमारे मोदी जी जो है इसे ईजी तरीके से इनरोल करने का प्रोसेस बनाया है। तो हम आगे समझते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो इसका प्रीमियम है ना, इतना कम है, इतना कम है कि अगर हम 2 4 5 दोस्त शाम के समय में कहीं मिलते हैं और छोटा बहुत, मतलब बहुत ही कम स्नैक्स वगैरह में भी एक्सपेंस करते हैं ना,
तो हमारा उतना प्रीमियम कंप्लीट हो जाता है। और जो दूसरा है वो तो सिंगल, अगर हम अकेले कहीं चाय पीने भी जा रहे हैं तो हमारा प्रीमियम भी उतना का ही है। जो हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा योजना है, इसका प्रीमियम 436 रुपीज ऑनली है, वो साल का है। और दूसरा जो हमारा बीमा योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका प्रीमियम है 20 रुपीज ऑनली। अब इसके कैसे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सारे हम समझेंगे, लेकिन इन जनरल में हम यहाँ पे समझेंगे कि जो इसका प्रीमियम है पूरे साल का वो 436 है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं डिटेल में कि जो भी आपके फैमिली में इसे एनरोल करते हैं या फिर कोई भी पर्सन जो इसमें एनरोल करता है, उसे मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी तरीके का आपके जीते जी जब तक आप जिंदा है आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलता। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जब आपकी डेथ होती है, आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, तब आपके फैमिली मेंबर लाइक आपके नॉमिनी, आपके लीगल एयर जो भी हैं, उनको ये पैसा जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए दिया जाता है, जिसमें कि आपको जो ये बेनिफिट है ये आपके मिसहैपनिंग के बाद ही मिलता है। और ये आप इनरोल कैसे कर सकते हैं, तो इसको इनरोल करने का बहुत ही ईजी ऑप्शन है। आप चाहे तो डाकघर से ले सकते हैं, आप चाहे तो आपकी जो बैंक है आप पता कर सकते हैं टाई अप है या नहीं इनके साथ। अगर टाई अप है तो अपने बैंक के नेट बैंकिंग से भी ले सकते हैं, बैंक से आप जाकर बात कर सकते हैं, उनके पास उसकी लिंक है, उनसे वो आपका ये प्रोसेस करवा देंगे। एंड आप इसको चाहे तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। डायरेक्टली लेने का क्या फ़ायदा है तो बता दूं, अगर आप डायरेक्टली लेते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि इसका जो पोर्शन है ये किस तरह से कंट्रीब्यूट होता है। तो जैसे आपका पूरा प्रीमियम 436 है, अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो आपके यहाँ पे जो कमीशन चार्जेस है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है, आपके प्रीमियम से कम हो जाता है। अब वो कैसे होता है हम आगे सारी चीज़ों को भी समझेंगे। आप उनको और भी जगह से एनरोल कर सकते हैं, लाइक कोई एजेंट है जिस एजेंट का पर्टिकुलर यही काम है, सिर्फ इसी स्कीम के लिए अवेयरनेस फैला रहा है और लोगों को बता रहा है कि आप ये स्कीम जो है परचेज कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। और इन सभी चीज़ों के साथ में आपके पास अगर मान लेते हैं कि 3 4 5, आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि आदमी के पास 5 6 अकाउंट होता है। इवन मेरे पास भी 5 अकाउंट है। 4 अकाउंट तो हम मानते हैं कि बेसिकली हमें रखना चाहिए साथ में, क्योंकि 4 अकाउंट से ये होता है, एक आपका सैलरी अकाउंट है, एक आपके इन्वेस्टमेंट का अकाउंट होना चाहिए, एक आपका डेली एक्सपेंस अकाउंट होना चाहिए, और एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने जो मतलब इमरजेंसी फंड्स को जो है डिपॉजिट करके रखते हो। उस फंड से आपका कोई यूज नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ डिपॉजिट्स होने चाहिए। तो बेसिकली मेरा मानना है कि 4 अकाउंट तो हर इंसान के पास होना चाहिए। तो क्या आपके पास अगर 4 अकाउंट है तो क्या आप चारों अकाउंट से इस स्कीम के अंदर इनरोल कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कर लिया, आपने अपने बैंकों को नहीं बताया, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, मैं 4 अकाउंट से ऐसा कर लेता हूँ, तो मेरे डेथ के बाद मेरी फैमिली मेम्बर जो है यहाँ पे जाएंगी एंड जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्हें जो है चारों बैंक के चारों जगह से हमने यहाँ पे स्कीम में पैसे डाले हैं, तो चारों की तरफ से उन्हें अलग अलग 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी IRDAI के पास सारी डिटेल्स होती है, और जैसे वो वेरीफाई करेंगे, उन्हें अगर एक कंपनी के द्वारा दिख जाता है कि इस एजेंट का जो है पैसा मिल चुका है, LIC ने इसका पे कर दिया या फिर कुछ भी, तो सेम टाइम पे आपने चाहे कितना भी प्रीमियम पे किया हो, सारा का सारा प्रीमियम आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा। आपको इसके 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे, और अलग से जो स्कीम बेनिफिट है वो तो नहीं ही मिलेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो है एक अकाउंट से ही आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी भी तरीके की कोई भी एनरोलमेंट का ऑप्शन जो है वो नहीं यूज कर सकते हैं। और इसकी प्रीमियम का ना टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैलेंज रहता है। जैसे कि बेसिकली हम अगर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके के इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 साल के लिए होता है, 1 साल के बाद वो रिन्यू हो जाता है। ये भी हमारा 1 साल के लिए ही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब इंश्योरेंस में पे करते हैं तो आप नेक्स्ट एक साल के लिए यहाँ पे कवर्ड होते हैं, उसके बाद आपका रिन्यूअल होता है। अगर रिन्यू नहीं करते हैं तो आप इस प्लान से जो है बाहर हो जाते हैं। बट ये 1 साल कौन सा, क्या आज वैसे कोइंसिडेंटली डेट भी आज सेम है 1 जून, और 1 जून से लेकर 31 मई तक आप कभी भी अगर इनरोल करते हैं तो आप चाहे आप मई के 29 मई को इसमें इनरोल किए हो तो भी आपका जो इनरोल में लास्ट डेट होगा वो आपका 31 मई होगा। 31 मई को ये जो आपका इंश्योरेंस प्लान है जाता है, इसको डंप कर दिया जाता है। एंड जो नेक्स्ट आपके इंश्योरेंस प्लान शुरू होते हैं वो 1 जून से फिर आपके नेक्स्ट साइकिल 31 मई तक होते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि अगर मैंने नवंबर में इस स्कीम में इन्वेस्ट किया, आपने बताया 436 का हमारा प्रीमियम है, तो अगर मैंने प्रीमियम नवंबर में दूंगा मैं 436 एंड फिर 5-6 महीने के बाद आप बोलोगे कि मेरा ये जो है रिन्यूअल आ गया और रिन्यूअल में फिर से मैं पैसा दूं, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि जो आदमी मई में लिया उसे भी उतना ही पैसा देना है।
और मुझे भी इतना ही, और आपका ये 100% रिटर्न है कि आप जो है इस डेटा को डंप करते हो 31 मई को। इसका रीजन हो सकता है, वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं, मेरा मानना है क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास के मेंबर होंगे वो काफी ज्यादा होंगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अब देखो, अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सा नंबर ज्यादा होगा, 2 लाख है उससे कम होगा, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है उससे कम होगा, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में और भी कम हो जाएंगे। जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, इंडिविजुअल्स कम होते जाएंगे, तो उनके डेटा को सिक्योर रखना बहुत ईजी है। बट यहाँ पे हजारों नहीं लाखों में नंबर्स होंगे, अब हर एक का डेटा डेट वाइज मेंटेन करना तो ईजी नहीं होगा ना। तो इसलिए शायद गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि 31 मई को मैं इनके पुराने डेटा को डंप करूंगा, अब जो न्यू डेटा होगा उस पर काम होगा, एंड नेक्स्ट 31 मई तक हमारा वो डेटा चलेगा। तो गवर्नमेंट के इस रूल के अकॉर्डिंग जो आपका 31 मई को आपके जो पुराने इंश्योरेंस है वो खत्म हो जाते हैं। तो फिर प्रीमियम की बातें आएंगी कि मैं प्रीमियम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों पे करूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रीमियम जो पे करते हैं, 1 मिनट किसी का कॉल आ रहा है, प्रीमियम जो आप पे करते हैं वो आपका कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीमियम जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर आप जून से लेकर अगस्त तक पे करते हो, आप इसमें एनरोल करते हो, तो आपको 436 रुपीज देना है। आप नेक्स्ट 31 मई तक इसमें कवर्ड हो। अगर आप सितंबर से लेकर नवंबर तक में इसमें एनरोल करते हो तो आपको 342 रुपीज देना है, और आप नेक्स्ट 31 मई तक कवर्ड हो। सेम अगर आप दिसंबर टू फरवरी में एनरोल करते हो तो आपको 228 रुपीज देना है प्रीमियम, और अगर आप मार्च से लेके मई तक में दोबारा से एनरोल करते हो तो आपका यहाँ पे 114 रुपए का प्रीमियम सिर्फ बनता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पे 114 रुपए दे दिया तो अब आपका जो है ये 31 मई के बाद और कोई प्रोसेस नहीं है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रिन्यूअल होगा वो आपका 436 रुपीज से होगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है, पहला जो आपका प्रीमियम स्टार्ट होता है वो आपका 436 से ही होता है, लेकिन क्योंकि आप अगर बाद में आ रहे हैं तो आपका उस टाइम को कवर करने के लिए सिर्फ आपका प्रीमियम कम किया गया है। इसका बेनिफिट है, हो सकता है कि आप सोचोगे कि क्यों मैं इसमें पैसा लगाऊं, मैं नेक्स्ट ईयर आने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो इसका फायदा ये है कि यहाँ पे लीन पीरियड है। देखो, एक्सीडेंट तो एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सीडेंट में किसी तरीके का कुछ भी नहीं किया जा सकता है, बट एक्सीडेंट के अलावा जितने भी तरीके से आपकी डेथ होती है इसको कंसीडर नहीं किया जाता और आपको 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर एक्सीडेंट से हुआ है तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 30 डेज का यहाँ पे लेन पीरियड है, और इसमें आपको किसी तरीके का बेनिफिट जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। आपको वेटिंग टाइम मिलता है 30 डेज का। हो सकता है कि आपको पता हो कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप 10 दिन 15 दिन के अंदर में आपकी डेथ हो सकती है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा है तो मेडिकल का भी कोई प्रोसीजर नहीं है। तो आप यहाँ पे आज एनरोल कर लो और आपका 4-5 दिन में डेथ हो जाता है तो आप 2 लाख रुपए बहुत इजीली क्लेम कर पाओगे ना। तो इसलिए गवर्नमेंट का कहना है मिनिमम 30 डेज तो हम यहाँ पे लीन पीरियड रखे हैं। ऐसा नहीं है 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अब यहाँ पे आप बोल दो कि 2 महीने तक का हम अगर लीन पीरियड रखते हैं तो कौन इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ओल्ड एज के आदमी आप 50 एज तक का दे रहे हो तो इन्वेस्ट करने के लिए ठीक है ना। 30 डेज का यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया, ये क्यों समझा जा रहा है, तो बेनिफिट्स देखने के लिए। तो यहाँ पे अमाउंट क्या मिलता है बेनिफिट पे, इस स्कीम के अंदर में प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको 2 लाख तक का यहाँ पे जो है स्कीम में बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी एनरोल कर रखा है तो उसका 2 लाख अलग से मिलता है। अभी मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, जो अमाउंट आपको आपके मिसहैपनिंग पे आपकी फैमिली को दे दिया जाता है। साथ में बता दूं कि इसके जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की थी पहले, कि जो आपके पैसे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, तो वो भी मैं समझा देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका क्लोजर कब हो जाता है। तो इसका क्लोजर जो है वो तब हो जाता है जब आपका एज 55 हो जाता है। हमने पहले ही बात किया था कि आप 50 ईयर तक इसमें एंट्री कर सकते हैं, बट आप 55 ईयर के बाद इसका फायदा भी नहीं ले सकते हैं। अगर 55 ईयर्स के बाद आपकी डेथ होती है तो आपको इसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड, अगर आपने किसी भी अकाउंट से, जिस अकाउंट से इसे आपने ई मैंडेट लगवाया होगा, आपने आपका यहाँ से पेमेंट होता है, उस अकाउंट को आपने उस रिस्पेक्टिव अमाउंट के अकाउंट को आपने जो है क्लोज कर दिया हो, या फिर आपने उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से आपका जो है क्लियर ना हुआ है अमाउंट, इस वजह से भी आपका जो स्कीम है वो समाप्त हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका पोर्शन है जो आपने प्रीमियम पे किया उसे कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो कंट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो है आपका, सबसे पहले आपने 436 रुपये पे किया, तो जिसमें से आपका इंश्योरेंस कंपनी को 395 रुपीज डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाता है कि आप यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा पोर्शन आपको मिलता है।
उसके बाद कमीशन मिलता है। जो एजेंट है, जो बैंक है, जो थर्ड पार्टी यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब मीडिएटर बन के, उन इंटरमीडिएटरीज को, उन मीडिएटर को क्या दिया जाएगा, तो उन्हें 30 रुपीज का कमीशन एक इंडिविजुअल पे मिलता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है जो 11 रुपए का लगता है। टोटल आपका 436 होता है। इसे 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। और अगर कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट इसे स्कीम में एनरोल करता है तो उसे कभी भी कमीशन जो होता है वो उसके ही प्रीमियम में माइनस कर दिया जाता है और उससे प्रीमियम फिर उसके अकॉर्डिंग पे किया जाता है। लास्ट हमारा बचता है क्लेम प्रोसेस। क्लेम प्रोसेस वैसे तो मेरा इस वीडियो में प्रॉपर बताने का वो नहीं है। रीजन ये है कि क्लेम प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग समझने के लिए भी वीडियो देख सकते हैं, बट क्लेम प्रोसेस वो इंसान ज्यादा देखेंगे जिन्हें इनका क्लेम लेना है और उन्हें प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा। तो मेरे हिसाब से उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए था, बट अभी बस मैं ओवरऑल समझ लेता हूँ क्लेम प्रोसेस क्या है। तो क्लेम प्रोसेस में कुछ भी नहीं, आपको अपने बैंक में जाकर या फिर आपने जहाँ से भी इसे इंश्योरेंस को लिया, इस स्कीम में जहाँ से इनरोल किया है, उनको अप्रोच करना है, उन्हें बताना है कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, इनका डेथ हो चुका है, इन्हें इनका जो बेनिफिट्स होता है वो हमें आप दिलवाइए। इसके लिए आपका 4 पेजर एक फॉर्म है, क्लेम फॉर्म बोलते हैं उसे। साथ में आपका डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी का डिटेल्स, जो नॉमिनी है उनका अकाउंट डिटेल्स, कैंसिल चेक, ये सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी होती है। वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद जो आपकी सेटलमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। 60 डेज के अंदर आपके जो पैसे हैं वो नॉमिनी या फिर आपके लीगल एडर के अकाउंट में दे दिया जाता है। एंड अगर नॉमिनी की भी डेथ हो गई है तो जो लीगल एडर है वो अपनी सारी डिटेल्स सेम तरीके से वहाँ पे देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस कर दिया जाता है। थैंक यू।